हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग ने आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य कला देख रहे थे, तो उसमें हमने स्तूप के बारे में पढ़ा था। तो अब देखते हैं कि इस स्तूप का ऐतिहासिक विकास क्रम क्या था, मतलब कैसे कैसे इनका विकास हुआ। तो देखिए, जो वैदिक उत्तर काल था, मतलब वैदिक काल के बाद का वैदिक उत्तर होता है, उसमें क्या था, उसके क्या साक्ष्य है? बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण, ठीक है, 483 BC के बाद उनका जब महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद उनके अस्थि अवशेष को 8 जगह, मतलब उनके जो अस्थि अवशेष थे उनको 8 जगह, मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप, रामगृह, पावा, कुशीनार और वेथाद्वीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ उनके अस्थि अवशेष भेजे गए वहाँ पर क्या है, अ, इन 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई उपलब्ध अभी नहीं है। एक फिर उसके बाद मौर्य काल आया। मौर्य काल में क्या हुआ, दिव्यावदान में दर्ज है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें ध्वस्त करवा दिया। ठीक है, तो अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग था, उसने उसे ध्वस्त कर दिया। रुमिनदेई स्मारक स्तंभ लेख और निगली व सागर लेख भी अशोक द्वारा स्तूप निर्माण की सूचना देते हैं। तो जो रुमिनदेई स्मारक स्तंभ लेख है, ठीक है, और सागर लेक है, उसमें क्या है, बताया गया कि अशोक द्वारा स्तूप का निर्माण किया गया। बहुत साहित्य, श्रीलंकाई साहित्य का मानना है कि प्रियदर्शी अशोक ने सांची, भरहुत और बोधगया के स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, तो जो बौद्ध साहित्य है, श्रीलंकाई साहित्य है, वो बताते हैं कि जो प्रियदर्शी अशोक है उसने क्या है, सांची में, भरहुत में और बोधगया में स्तूपों का निर्माण कराया था। अब देखिए, इसका उदाहरण देखेंगे। अधिकतम अशोककालीन स्तूप विनष्ट हो चुके हैं, अब नष्ट हो चुके हैं, जो अशोक ने जो बनवाए थे। मात्र ढांचा ही प्राप्त हुआ है, कुछ का हमें ढांचा प्राप्त हुआ है, इसलिए निर्विवाद रूप से दो ही अशोककालीन माना गया, दो ही स्तूपों को अशोककालीन माना गया। एक सारनाथ की जो एकाश्म वेदिका है, सॉरी, दो ही जो है उनको मतलब जो हमारे स्थापत्य है उनको अशोककालीन माना गया है, सारनाथ की एकाश्म वेदिका और तक्षशिला की धर्मराजिका वेदिका को। इसके बाद देखिए, जो मौर्योत्तर काल आया, शुंग काल, इसमें क्या है, यद्यपि शुंग ब्राह्मण मतावलंबी थे और दिव्यवदान के अनुसार बौद्ध स्तूपों को इन्होंने ध्वस्त किया, किंतु यह भी सत्य है कि शुंग काल में ही भरहोत, बोधगया और सांची के स्तूपों का जीर्णोद्धार भी हुआ। ठीक है, वैसे ही जो शुंग थे वो ब्राह्मण मतावलंबी थे, मतलब, लेकिन क्या है कि दिव्यवदान में कहा के अनुसार क्या है कि इन्होंने बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त किया था, लेकिन ये सही है कि शुंग काल में ही भरहुत, बोधगया और सांची के स्तूपों का जीर्णोद्धार हुआ था। ठीक है, शुंग काल में भरूच, बोधगया और सांची के स्तूपों के चारों तरफ रेलिंग बनाई गई, जो अभी भी मौजूद है। इसके बाद देख, ठीक है, ये मौर्योत्तर। अब सातवाहन काल में क्या हुआ, दक्कन की राजनीतिक सत्ता सातवाहन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। उत्खनन में यहाँ से कई स्तूपों के ढांचे प्राप्त हुए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है अमरावती स्तूप, नागार्जुन कोंडा, गुड़ीवाड़ा, जगईपेट, भट्टी प्रोलू, आंध्र प्रदेश के स्तूप स्थल इसके उदाहरण है। तो ये नाम याद रख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, जब समझ नहीं आता कहाँ से आ गए। इसके बाद देखिए, कुषाण काल में क्या हुआ। कनिष्क प्रथम कुषाण शासकों में सबसे उत्साही बौद्ध मतावलंबी था। कनिष्क जो था वो क्या है, जो एक उत्साही बौद्ध मतावलंबी था, वो उनको मानता था। इसी के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, ठीक है, तथा महायान का उदय हुआ। इसी के समय महायान का उदय हुआ। पूछा जा चुका है कि किसके टाइम हुआ, तो कनिष्क के समय। इस दौर में कनिष्क प्रथम के योगदान से पूजा थक स्तूप बनाए, महास्तूप बनाए जाने लगे। ठीक है, उत्खनन में कुछ के ढांचे मिले हमें। इसके अलावा फाहियान, हेनसांग के यात्रावरण में इनकी चर्चा है, क्योंकि ये दोनों यात्री इसी ओर से भारत आए थे। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल हैं, चार संधा, मड़िक्याला, पेशावर, सुई विहार, पुष्प लावती, ठीक है, ये अब सब पाकिस्तान में है। जैसे नगरहार अफगानिस्तान में, कनिष्कपुर वर्तमान कनिष्कपुर भारत में है। इसके बाद देखते हैं गुप्त काल में क्या हुआ। ब्राह्मण मतावलंबी होने के बावजूद गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया। वो मानते तो ब्राह्मण धर्म को थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने सर्वधर्म संभाव का प्रदर्शन किया गुप्त काल में, इसलिए बौद्ध धर्म को भी इस दौर में समर्थन मिला और बौद्ध कला का विकास हुआ। इस दौर में स्तूप निर्माण में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग आरंभ हुआ गुप्त काल में। ठीक है, इस दौर की उपलब्धियाँ क्या है, बिहार के राजगृह में स्तूप निर्माण, इसे जरासंध की बैठक कहते थे। सारनाथ में विख्यात स्तूप जिसे धमेक स्तूप कहा जाता है। सिंध के मीरपुर खास में स्तूप का निर्माण। चलिए, स्तूप का हमारा पूरा इतिहास हमने देख लिया। अब देखेंगे क्षेत्रीय मंदिर निर्माण कला। ठीक है, मतलब जो विभिन्न क्षेत्रों में जो मंदिर निर्माण कला बनी। ठीक है, जैसे ओडिशा, ठीक है, मंदिर समूह, ये नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। 3 शैलियाँ हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। नागर शैली, वो देख लेते हैं हम। अब देखिए, ये बहुत अच्छे से पढ़िए, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ। ठीक है, नागर शैली, द्रविड़ शैली। अब इनकी विशेषताएं क्या थी। अधिष्ठान, ठीक है, मैंने आपको बताया था अधिष्ठान जो नीचे जो होता था उनका,
ठीक है, वो नागर शैली में एक आवश्यक तत्व था, लेकिन द्रविड़ शैली में एक आवश्यक तत्व नहीं था। गर्भगृह जिसमें भगवान की मूर्ति रखते थे, तो नागर शैली में अनिवार्य था और वर्गाकार होता था। द्रविड़ शैली में अनिवार्य होता था लेकिन आयताकार होता था। डिफरेंस पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखिए। शिखर, नागर शैली में रेखीय शिखर होता था, शिखर के शीर्ष पर आमलक होता था, लेकिन द्रविड़ शैली में पिरामिडीय शिखर होता था और शिखर के शीर्ष पर स्तूपिका होती थी। ठीक है, नागर शैली में आमलक होता था और द्रविड़ शैली में स्तूपिका ऊपर, और इसमें रेखीय शिखर होता था नागर शैली में, और द्रविड़ शैली में पिरामिडीय शिखर होता था, ये ध्यान रखिए। गोपुरम नागर शैली में अनुपस्थित होता था, लेकिन द्रविड़ शैली में एक अनिवार्य तत्व था। जो ये सब क्या होते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, जो परकोटा है वो नागर शैली में अनुपस्थित था, लेकिन द्रविड़ शैली की विशेषता थी, इसमें उपस्थित था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विभिन्न शैलियाँ। नागर शैली, देखिए ये 7 से 13वीं शताब्दी तक ज़्यादा बने इस शैली में मंदिर। कहाँ? उत्तर भारत की शैली, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के पहले तक। तो ये उत्तर भारत में नागर शैली मंदिर की प्रचलित थी, हिमालय से लेकर कहाँ के? विंध्य पर्वत तक। तो इसके उदाहरण है बंगाल पाल सेन वंश, ओडिशा संबंध शासक वर्ग वंश कौन से इसमें? ठीक है, बंगाल में जो पाल सेन वंश था, ओडिशा में सोम चेदी गंगवंश, मध्य प्रदेश में चंदेल कलचुरी परमार वंश, जिनने ये मंदिर बनवाया। उत्तर भारत के प्रतिहार गढ़वाल, गुजरात के चालुक्य सोलंकी, राजस्थान दिल्ली के चौहान। ठीक है, संबंध शासक। और बेसर शैली, देखिए 8वीं से 14वीं शताब्दी तक थी, बीच ज़्यादा उसमें मंदिर बने। ठीक है, क्षेत्र विशेष कहाँ है? दक्कन भारत की शैली, विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक। ठीक है, पहले हिमालय से विंध्य तक नागर शैली, विंध्य से कृष्णा नदी तक पेसर शैली, ये महाराज गोवा कर्नाटक आंध्र प्रदेश में प्रभावी रही। ठीक है, नागर और द्रविड़ शैली का मेल जो था वो बेसर शैली में था। इसमें ये मतलब कौन से संबंधित शासक थे? मान्यखेत के राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसर। अब जो द्रविड़ शैली है वो 7वीं से 18वीं शताब्दी तक, तीनों शैलियों में द्रविड़ ही सबसे ज़्यादा दीर्घकालिक रही। मतलब बहुत लंबे टाइम तक द्रविड़ शैली रहे, 7वीं से 18वीं शताब्दी तक, क्योंकि ये मुस्लिम आक्रमण से बची रही। अब कहाँ पे थी ये? ठीक है, सुदूर दक्षिण भारत में। ठीक है, कृष्णा नदी तक तो बेसिस शैली थी, उसके बाद द्रविड़ शैली। तो सुदूर दक्षिण भारत की शैली तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंध्र और दक्षिण कर्नाटक में। अब जो पल्लव, इसके संबंध आ जाते पल्लव काल, महान चोल, पांड्य, विजयनगर और नायर वंश। ठीक है, तो दोनों शैलियाँ हमने देख ली और कहाँ कहाँ पे थी। अब हम देखते हैं कि बाकी मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो ओडिशा मंदिर समूह थे ये नागर शैली में आते हैं, जो मैंने आपको बताया ऊपर के थे विंध्य पर्वत तक हिमालय से, वो नागर शैली में आते थे। तो ओडिशा के जो है नागर शैली में आते थे मंदिर। इन मंदिर के अंग, ठीक है, पिस्ट मतलब इन वर्डिंग जो ओडिशा मंदिर थे उनमें कुछ अलग शब्द थे, वो आपको याद कर ले चाहिए। अधिष्ठान को कहते थे पिस्ट, शिखर को बोलते थे गंडी, आमलक को बोलते थे मस्तक, मंडप को बोलते थे जगमोहन, और गर्भगृह को बोलते थे देवल या देउल। ठीक है, ओडिशा के प्रमुख मंदिर में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो अब ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कहाँ क्या कब किसने बनाया। तो ओडिशा के जो प्रमुख मंदिर है उसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, अच्छे से याद रखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। इसे 13वीं सदी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? ओडिशा के 13वीं सदी में बना था। ये कब बना था? आज आता है, बिल्कुल आता है। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था, याद कर लीजिए। यह अश्व द्वारा खींचे जाने वाले और विशाल पहियों वाले सूर्यदेव के आकाश रथ की परिकल्पना पर आधारित है। अगर आप इसकी फोटो देखेंगे तो घोड़े जो खींच रहे हैं, ठीक है, विशाल पहियों वाले सूर्यदेव के आकाश रथ को। इस मंदिर में विभिन्न चित्रों के अलंकरण मिलता है जो पृथ्वी पर जीवन के आनंद और सूर्य की ऊर्जा प्रदायी शक्ति को दर्शाता है। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए खजुराहो मंदिर स्थापत्य, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में चंदेल शासकों द्वारा नागर शैली के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण किया गया। तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जो में, उसमें क्या है, जो चंदेल शासक थे उनके द्वारा नागर शैली में इन मंदिरों का निर्माण किया गया। खजुराहो मंदिर स्थापित, खजुराहो मंदिर समूह शैव वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है। तो ये मंदिर में किस किस धर्म से संबंधित है? शैव वैष्णव और जैन। इसलिए यह विद्वान फर्ग्यूनस ने कहा कि खजुराहो के मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की प्रेरणा से निर्मित हुए। अब क्वेश्चन आ जाए कि क्यों कहा गया है कि ये मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की प्रेरणा से निर्मित है? क्योंकि ये जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म इनसे सम्मिलित है, इनसे संबंधित है। उरुशृंग और अंतराल मंदिर के स्थापत्य की अपनी विशेषता है, मतलब ये यहाँ पर होता है। शिखर के ऊपर निकली हुई
मीनारनुमा आकृति को उरुश्रंग कहते हैं। शिखर के ऊपर जो मीनारनुमा आकृति होती है उसे उरुश्रंग बोलते हैं तथा गर्भगृह और बरामदे के बीच के लंबे गलियारे को अंतराल बोलते हैं। और जो गर्भगृह होता है, जो भगवान की मूर्ति होती है, और बरामदे के बीच जो लंबा गलियारा होता है उसे अंतराल कहते हैं। इस मंदिरों का निर्माण खुले स्थानों पर हुआ है, कोई दीवार नहीं है, मतलब इनके चारों तरफ कोई दीवार नहीं है। मंदिर ऊंचे अधिष्ठान पर बनाया गया, ऊंचे चबूतरे पर, जहाँ शिखर और जालीदार खिड़कियों का निर्माण उल्लेखनीय है। मतलब क्या है, आपको जालीदार खिड़कियां दिखेंगी। मंदिर के शिखर के ऊपर आमलक और कलश की संरचना निर्मित है। प्रमुख मंदिर एग्जाम्पल जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। तो पूछ ले कौन से इसके एग्जाम्पल है, तो याद रखिए। आगे भी बहुत सारे हैं इसमें हमें पढ़ने हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें देखेंगे। थैंक यू।